बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। शीत युद्ध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हमने अपनी कल की क्लास में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि शीत युद्ध वास्तव में युद्ध की स्थिति ना होकर के वाक युद्ध है, जो मस्तिष्क में लड़ा जाता है। यानी युद्ध नहीं है, युद्ध की तैयारी है और उसके साथ साथ युद्ध से बचा भी जाता है, क्योंकि उस समय भी परमाणु शक्ति का जन्म हो चुका था। हमने इसके उद्भव के कारण पढ़े थे और उसके साथ साथ हमने इसकी प्रकृति के बारे में जानकारी भी ली थी। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत रूस द्वारा कौन से साधन अपनाए गए थे। सबसे पहला जो साधन शीत युद्ध को बढ़ाने में काम में लिया गया था वो था सांस्कृतिक घुसपैठ। सांस्कृतिक घुसपैठ का अर्थ है कि किसी भी देश की संस्कृति में अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार को अपनाना, और उसके लिए बहुत सारे साधनों को काम में लिया गया, जैसे फिल्म दिखाना इस तरह की जिससे अपनी विचारधारा बढ़ाई जा सके, पुस्तकालय या वाचनालय यानी लाइब्रेरीज़ और किताबों को बांटना, लाइब्रेरीज़ में ऐसी किताबों की संख्या को बढ़ाना, ऐसे सांस्कृतिक संगठनों का गठन करना, उन्हें दूसरे देशों में भेजना अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। तो इस तरह से घुसपैठ करनी शुरू की गई। सोवियत संघ ने इसमें काफ़ी हद तक अपना पूरा जो एशिया में इसको बढ़ाने की कोशिश की, दक्षिण अफ्रीका में इसको बढ़ाने की कोशिश की, तो वहीं अमेरिका ने भी इस तरह की कार्यवाहियाँ शुरू कर दी। दूसरा जो साधन अपनाया गया शीत युद्ध के दौरान वो था विचारधारा का प्रचार। दोनों महाशक्तियों ने अपने प्रचार के लिए विचारधारा को काफ़ी महत्व दिया और इसका प्रकाशन अखबार, पत्रिकाओं और पुस्तकों में किया जाने लगा। इसके लिए बहुत सारी काम किए गए, जिसमें छात्रवृत्ति देना है। अनेक संगठनों के माध्यम से दोनों देशों ने जो एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, क्योंकि एशिया और अफ्रीका स्वतंत्रता की ओर अग्रसर था, बहुत सारे देश स्वतंत्र हो चुके थे लेकिन अल्प विकसित थे या विकासशील स्थिति में थे, तो ऐसे में वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पैसा चाहिए था। तो उसके लिए बहुत सारे संगठन बनाए गए ताकि अपने पक्ष में उन छात्रों को किया जा सके। अमेरिकी सरकार के सूचना केंद्र में अमेरिकी रिपोर्टर, अमेरिकन रिव्यू और प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिज्म जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, जिससे सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार किया जा सके। तो वहीं सोवियत संघ ने मास्को न्यूज़ एंड व्यूज़, सोवियत लैंड, सोवियत विमेन, सोवियत साइंस और न्यू टाइम्स का प्रकाशन किया, जिससे जो एशिया और अफ्रीका के, जैसे थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है या गुटनिरपेक्ष देश कहा जाता है, उन देशों के बीच अपनी विचारधारा को एक तरह से जिसका प्रचार किया जा सके। तीसरा जो तरीका इसमें अपनाया गया वो तरीका था आर्थिक सहायता के माध्यम से। इन देशों को, जो एशिया और अफ्रीका के देश थे, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई महाद्वीप के देश थे, उन देशों को अपने विकास के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। ऐसे में दोनों ही देश, बड़ी जो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों ही अपने तरीके से इनको सहायता दे करके अपने पक्ष में, या जिसे हम कहें अपने अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश में लगे हुए थे। अगली बात जो आती है वो है सैनिक संगठनों की स्थापना। ये बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु था शीत युद्ध का, जिसने शीत युद्ध को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अमेरिका ने यहाँ पर खास करके 2-3 गुटों की स्थापना की, नाटो, सीटो और सेंटो। इनके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया और दोनों ही गुटों के द्वारा सैनिक समझौते और संधियां की गई। अगला जो प्रचार का तरीका अपनाया गया वो तरीका था खुफिया संगठनों के षड्यंत्र। दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने देश के माध्यम से खुफिया एजेंसीज बनाई। जैसे अमेरिका ने खुफिया एजेंसी CIA बनाई, तो सोवियत संघ ने KGB बनाई, और इसके द्वारा उन्होंने गरीब देशों की सरकारें गिराई और अपने समर्थन में सरकार बनाने का कार्य किया, और इसके साथ साथ उन देशों की जासूसी भी की जो देश दूसरे महाशक्ति के पक्ष में जाने की कोशिश कर रहे थे। अगला जो तरीका अपनाया गया अपना पक्ष मजबूत करने का वो था सैनिक अड्डों की स्थापना। विभिन्न देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाने के
दोनों ने कोशिशें की और सफल भी हुए इसमें, दोनों महाशक्तियों ने, जिसमें अमेरिका ने क्लार्क्स एयरवेज सुबिक बे फिलीपींस में बनाया, दानांग और कामराहा बनाया। वहीं सोवियत संघ ने इथोपिया और सोमालिया में सोकोत्रा जगह पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए, जिसने शीत युद्ध को बहुत ज़्यादा एक तरह से गरमा दिया कि कभी भी युद्ध हो सकता है क्योंकि सैनिक अड्डे बन गए हैं। इसके साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया अपने पक्ष में, जिससे छात्रों को, क्योंकि ये माना जाता है कि युवा मस्तिष्क जिसके पक्ष में होगा आगे आने वाली पीढ़ियां उसके पक्ष में होंगी, तो इस आधार पर अमेरिका ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप शुरू की। तो वहीं सोवियत संघ ने पेट्रिस लुबुम्बा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ साथ दोनों ही देशों ने शिक्षकों और छात्रों, टीचर्स और स्टूडेंट्स का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। उनकी टीम्स बुलाई जाने लगी, उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया जाने लगा, बच्चों को दूसरे देशों में भेजा जाने लगा, जिससे कि शैक्षणिक रूप से दूसरे देशों के बच्चों को अपने देश की विचारधारा से प्रभावित किया जा सके। तो ये तरीके इसमें अपनाए गए। अब देखते हैं कि शीत युद्ध का विकास कैसे हुआ। जैसे हमने शुरू से पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत होती है, क्योंकि बहुत सारे कारण थे, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि अमेरिका ने परमाणु बम का न केवल विकास किया था बल्कि उसका प्रयोग भी किया था, और सोवियत संघ को इसका पता भी नहीं था। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। तो इसका विकास कैसे हुआ, इसको हम कई चरणों में बांट करके देखेंगे। इसका पहला चरण हम देखते हैं जो 1946 से 1953 का है। इसकी प्रमुख कौन सी घटनाएं हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहली घटना है इसमें चर्चिल का फुलटन भाषण। इस भाषण में दोनों देशों ने एक दूसरे पर बयानबाजी को जन्म दिया, और चर्चिल ने खास करके सोवियत संघ पर काफ़ी कुछ इसमें बोला, जिसने शीत युद्ध को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात या दूसरा जो सिद्धांत आता है पहले चरण में, वो है ट्रूमैन सिद्धांत। ये ट्रूमैन सिद्धांत 12 मार्च 1947 को विश्व के अन्य देशों के लिए दिया गया था। ये दिया था अमेरिका ने। इसमें कहा गया कि संसार में कहीं भी, यानी विश्व में कहीं भी, अगर कोई भी कार्य शांति भंग करने के लिए किया जाता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो इस शांति भंग के कार्य को अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा और उसे रोकने का भरसक प्रयास करेगा। इसका अर्थ है कि संसार के किसी भी क्षेत्र में शांति भंग अगर की जाती है तो वो जो आक्रमण है वो अमेरिका अपने ऊपर मानेगा और तुरंत उस आक्रमण का प्रतिकार करने का प्रयास करेगा, उसे रोकने का प्रयास करेगा। तीसरी जो योजना आती है इस काल में, जो बढ़ाती है शीत युद्ध को, वो है मार्शल योजना। ये भी अमेरिका की तरफ से आती है। 8 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई और इसके अंतर्गत यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान का प्रयास किया गया, जिससे यूरोप के जो देश हैं वो सोवियत प्रभाव में जाने से बच जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मार्शल योजना का प्रयास था और आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य था। अगला जो इस चरण में महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी कॉमिकॉन की स्थापना। कॉमिकॉन जो है सोवियत गुट के 9 यूरोपीय देशों के मार्शल योजना का जवाब देने के बदले में बनाया गया था। 25 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य जो था वो था फ्रांस और इटली सहित जो यूरोप के देश हैं उनको संगठित करना, जिससे अमेरिका के प्रभाव को कम किया जा सके। अगला जो महत्वपूर्ण अगली जो घटना है इसमें वो है नाटो का गठन। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिकी नेतृत्व में अल्बानिया और हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया को अपने प्रभाव में लेके आने के लिए काफ़ी हद तक इसमें एक योजना बनाई गई और 4 अप्रैल 1949 को अमेरिकी नेतृत्व में कनाडा और पश्चिमी यूरोप के 10 देशों, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन और नॉर्वे,
ये देश आते हैं, इन्होंने मिलकर के नाटो नामक सैनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहा गया कि इन देशों में से किसी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर मुकाबला करेंगे। तो इस तरह से एक तरह से ये सामूहिक सुरक्षा का मुद्दा बना लिया गया। अगली जो बात इसमें आती है, पहले चरण में जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी चीन में साम्यवादी क्रांति। 1 अक्टूबर 1749 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनी और अमेरिका ने 1971 तक, क्योंकि ये साम्यवादी देश था, इसे यूएनओ का सदस्य बनने से रोके रखा और जो चीन की निर्वाचित सरकार थी राष्ट्रवादी, उसी को वो मान्यता देता रहा। लेकिन धीरे धीरे चीन को मान्यता मिली। 1971 में वो यूएनओ का सदस्य भी बना। तो ये साम्यवादी क्रांति एक बहुत बड़ा कारण रही प्रथम चरण में, जिसे हम कहते हैं कि शीत युद्ध बढ़ने का, क्योंकि अब काफ़ी हद तक सोवियत संघ का पक्ष मजबूत हो गया था। चीन जनसंख्या के लिहाज से और क्षेत्रफल के लिहाज से एक बड़ा देश था। अगला जो विकास हुआ इसमें वो था बर्लिन की घेराबंदी और 2 जर्मनी का उदय। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह से हार गया था, तो बर्लिन की घेराबंदी कर ली गई और उस समय जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। 8वीं जो विकास की घटना है वो है अमेरिकी जापान संधि 1951। अमेरिका ने जापान के साथ संधि की ताकि उसे सोवियत संघ के प्रभाव में जाने से रोका जा सके। अगली जो बात आती है वो है कोरिया संकट। कोरिया को दोनों ही महाशक्तियां अपने अनुरूप बनाना चाहती थी, जिससे उत्तरी कोरिया में सोवियत समर्थित और दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी समर्थित सरकार बन गई। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में अमेरिका और रूस के सैनिकों की सहायता से लगभग 3 साल तक युद्ध चलता रहा और 1953 में युद्ध विराम हुआ। तो इस तरह से कोरिया संकट भी इस शीत युद्ध को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अब आते हैं शीत युद्ध के दूसरे चरण पर। शीत युद्ध का जो दूसरा चरण है ये 1953 से शुरू होता है और 1958 तक चला। इसमें जो मुख्य घटनाएं हुई वो थी रूस के द्वारा परमाणु परीक्षण, क्योंकि हमने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु शक्ति का विकास कर लिया और जापान में उसका प्रयोग भी किया। तो निश्चित रूप से सोवियत संघ ने भी परमाणु शक्ति को विकसित किया और 1953 में इसका परीक्षण भी कर लिया, जिससे शीत युद्ध और तीव्र हो गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात सामने आई दूसरे चरण में वो थी हिंद चीन की समस्या। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में दोनों महाशक्तियों ने अपनी समर्थक सरकार बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ फ्रांसीसी साम्राज्य खत्म होने वाला था और जब ये खत्म हो गया तो अमेरिका चाहता था कि वो सोवियत संघ के स्थान पर अपनी शक्ति को स्थापित कर ले। अगली जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो है सीएटो और सेंटो का गठन। सीटो और सेंटो साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सोवियत जो साम्यवाद का प्रचार कर रहा था लगातार, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों के माध्यम से बनाया था। 1954 में सीटो बना, 1954 में ही 1955 में सेंटो बना, सैनिक समझौते हुए और सैनिक और अन्य सुरक्षा की इसके माध्यम से गारंटी दी गई। तो ये एक तरह से तीसरी दुनिया के देशों में साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। अगला जो डेवलपमेंट हुआ वो सीटो और सेंटो के गठन के एक तरह से विरोध में था और ये अमेरिकी नीति के विरोध में था। ये था वार्सा पैक्ट। सोवियत रूस ने 14 मई 1955 को पूर्वी यूरोपीय देशों को वार्सा पैक्ट में शामिल कर लिया और उन्हें सैनिक और अन्य सहायता और सुरक्षा की गारंटी दे दी। तो इस तरह से ये देखिए एक के बाद दूसरा स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर अमेरिका कुछ जिसे हम कहते हैं सैनिक समझौते कर रहे हैं, सीटो या सेंटो जैसे संगठन बना रहे हैं, तो वहीं पर सोवियत संघ भी वार्सा पैक्ट कर रहा है जिससे सैनिक सहायता दी जा सके, सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। अगला आता है आइजनहावर सिद्धांत। जून 1957 में इस सिद्धांत की घोषणा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति को पश्चिम एशिया के किसी भी देश में
साम्यवादी आक्रमण होने पर इस सिद्धांत के माध्यम से सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया गया। अगली जो बात आती है वह है पश्चिम एशिया का संगठन, पश्चिम एशिया का संकट। इस क्षेत्र में दोनों ही गुटों के अपने प्रभाव बढ़ रहे थे और दोनों ही जो गुट थे, साम्यवादी गुट और अमेरिकी पूंजीवादी गुट, अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ईरान, इराक, इज़राइल, फिलिस्तीन, तो ये जो क्षेत्र थे, तेल का जो क्षेत्र था पूरा, यहाँ पर अपना अपना प्रभाव ये बनाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। अगला आता है स्वेज नहर का संकट। 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र पर सैनिक हमला कर दिया इसके विरोध में, और सोवियत जो अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने मिस्र का साथ नहीं दिया। तो स्वेज नहर एक संकट की तरह से खड़ा हो गया। तो ये द्वितीय चरण की प्रमुख बातें थी। अब आते हैं तृतीय चरण पर, तीसरे चरण पर। तीसरा जो चरण है ये 1959 से 1962 तक का है। इसकी प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। 1959 में सोवियत संघ के ख्रुश्चेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। बहुत बड़ी घटना थी। स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी, ख्रुश्चेव शासक बने सोवियत रूस के। स्थितियां बदल गई और ख्रुश्चेव ने उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका में उनका भव्य स्वागत हुआ। ये जो भावना है, ये जो बातचीत थी इनकी कैंप डेविड में हुई, इसे कैंप डेविड भावना के नाम से जाना जाता है। तो एक बार लगा था कि शायद शीत युद्ध का जो दौर है वो कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक घटना हुई जिसे U2 विमानकांड के रूप में जाना जाता है। पेरिस शिखर सम्मेलन बुलाया गया था 1 मई 1960 को, लेकिन U2 नामक अमेरिकी विमान सोवियत सीमा का उल्लंघन करते हुए 2000 किलोमीटर अंदर चला गया। चालक को सोवियत संघ में जिंदा पकड़ लिया गया। हालांकि अमेरिका ने ऐसी घटना नहीं होने का आश्वासन दिया, लेकिन पेरिस शिखर सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में ख्रुश्चेव ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा जानबूझ के किया गया था, जासूसी के लिए किया गया था। अगली जो तीसरे चरण में घटना हुई वो थी क्यूबा संकट। 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में करेबाई महाद्वीप स्थित क्यूबा देश में साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई, जिसे सोवियत संघ से सैनिक और आर्थिक सहायताएं मिली। तो एक तरह से अमेरिका के दरवाजे तक साम्यवाद पहुंच गया। 1962 में सोवियत रूस में क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि सोवियत संघ ने क्यूबा में आकर के अपना सैनिक अड्डा स्थापित किया है, लेकिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात के लिए चेतावनी दी सोवियत रूस को, तो उसने क्यूबा से अपने सैनिक अड्डे हटा लिए। अब आते हैं शीत युद्ध के चौथे चरण पर। इसकी प्रमुख घटनाएं हम देख लेते हैं 1963 से 1979 तक। पहली जो घटना हुई वो थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्यूबा संकट के बाद ये अनुभव हो गया, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न थी। धीरे धीरे और देश भी परमाणु शक्ति संपन्न हो रहे थे। तो ऐसे में ये महसूस हो गया महाशक्तियों को भी कि यदि अब इस संघर्ष और टकराव को नहीं रोका गया तो तृतीय विश्व युद्ध को होने से नहीं रोका जा सकता। तो ऐसी स्थिति में 22 जुलाई 1963 को मास्को में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष, समुद्र में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद चीन, फ्रांस और कुछ अन्य देशों को छोड़कर लगभग 100 देशों ने इस संधि पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो एक तरह से शीत युद्ध को कम करने की दिशा में बढ़ने वाली थी, हॉटलाइन समझौता। 1963 में क्रेमलिन यानी मास्को और व्हाइट हाउस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हॉटलाइन समझौता हुआ, जिससे तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके। कोई भी घटना होती है तो मास्को यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सीधे बातचीत हो सकती है और उस समस्या का हल भी निकाला जा सकता है, और यदि कोई गलतफहमी है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना हुई वह परमाणु अस्त्र प्रसार रोक संधि, जो 1968 में की गई थी, कि परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए ये संधि की गई थी।
अगला जो समझौता हुआ वो था मास्को बोन समझौता 1970। ये पश्चिमी जर्मनी और सोवियत रूस के बीच में हुआ था। अगला समझौता हुआ बर्लिन समझौता 3 सितंबर 1971 में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये समझौता हुआ, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को एक दूसरे के यहाँ जाने की अनुमति दे दी गई। अगली जो घटना हुई वो थी 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत। 8 नवंबर 1972 को 2 जर्मनी सिद्धांत के लिए संधि हुई और दोनों देशों को 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दे दी गई। इससे दोनों महाशक्तियों में तनाव कम करने में काफ़ी मदद मिली। अगली जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। 3 जुलाई 1973 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन हुआ। 1 अगस्त 1975 में ये समाप्त हुआ। इसमें 35 देशों ने भाग लिया। इसका जो उद्देश्य था वो था यूरोपीय देशों में आपसी संबंध सुधारना, उसको सुदृढ़ करना और यूरोप में शांति, न्याय और सहयोग को बढ़ाना। इसने शीत युद्ध को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली जो महत्वपूर्ण घटना हुई ये थी हिंद चीन का संघर्ष। इस क्षेत्र में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में अमेरिका और सोवियत रूस ने अपनी अपनी सेनाएं लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भी इस काल में कोई घातक घटना नहीं हुई। हालांकि स्थानीय युद्ध कुछ हुए, छोटे युद्ध जिन्हें हम कह सकते हैं वो हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। जो चौथे चरण में छोटी मोटी घटनाएं हुई उसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध था, पश्चिम एशिया का संकट था, हिंद महासागर में सेनाओं की उपस्थिति थी और अफ्रीका में महाशक्तियों का टकराव था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो विकास हुआ इसका वो इस तरह से हुआ, लेकिन अंतिम चरण में आकर के काफ़ी हद तक शीत युद्ध को कम करने के प्रयास किए गए। अब देखते हैं शीत युद्ध का प्रभाव विश्व पर क्या हुआ। जो प्रमुख प्रभाव हुआ वो था शस्त्रों की होड़ और निशस्त्रीकरण की असफलता। दूसरा जो था वो था भय और संदेह का वातावरण। निरंतर सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भय और संदेह का वातावरण बना रहा। अगली जो महत्वपूर्ण घटना हुई और जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया पूरे विश्व को वो था सैनिक और प्रादेशिक संगठनों का गठन, जिससे विश्व 2 भागों में बंटने लगा था। अगली जो घटना हुई वो थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। उसका प्रभाव बढ़ा क्योंकि विश्व 2 गुटों में बंट गया था और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इसके साथ साथ जिस यूएनओ को विश्व शांति के लिए बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, उसका अवमूल्यन हुआ क्योंकि बार बार सुरक्षा परिषद में सोवियत रूस के माध्यम से वीटो का प्रयोग हुआ, तो अमेरिका ने भी बार बार इसका प्रयोग किया और इस तरह से यूएनओ का अवमूल्यन हुआ। अगली जो बात आती है इसके प्रभाव में वो है अनेक देशों में राजनीतिक स्थिरता आई, क्योंकि अपने पक्ष की सरकार बनाने के लिए इन लोगों ने वहाँ की स्थापित सरकारों को गिराने की कोशिश की। इसाक डॉयसर ने लिखा, जैसा अक्सर ऐसे सैद्धांतिक संघर्षों में होता है, कोई भी पक्ष यह नहीं देख सकता कि भविष्य में विवाद क्या रूप लेगा, विपक्षी या स्वयं उसकी स्थिति क्या होगी। इसी कारण शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप सोवियत आर्थिक नीतियों में लचीलापन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के प्रति उसके आग्रह और सोवियत चीन विग्रह देखने को मिले। तो कुल मिलाकर के शीत युद्ध का जो प्रभाव था उसने विश्व को 2 भागों में बांट दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का पतन हुआ, अस्थिरता विभिन्न देशों में आई, शस्त्रों की होड़ बढ़ गई, निशस्त्रीकरण असफल होने लगा, भय और संदेह का वातावरण बढ़ने लगा, तो वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभाव भी बढ़ने लगा।